अलायंस की बात कर लेता हूं, इंडिया अलायंस INDIA, ये जो इंडिया अलायंस है ये लोकसभा के लिए बना है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तलवार खींची हुई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तलवार खींची हुई है, बंगाल में TMC और कांग्रेस में तलवार खींची हुई है, लेकिन सब साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सरकार को निपटा देंगे 2024 के अंदर। मोदी को हराना है, इसलिए इनको सबको साथ आना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने एक और काम दे दिया। हमने बहुत सारे उनके पापों का प्रायश्चित किया है, पूर्व में भी। उन्होंने इंडिया का नाम खराब कर दिया, उसका प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। आप कह रहे हैं इंडिया का नाम खराब कर दिया है, कैसे? ये जो नाम रखा है लेकिन आप लोग तो बुलाते ही नहीं हो इंडिया उनको, आप उनको इंडिया अलायंस, घमंडिया। इसीलिए नहीं बुलाते क्योंकि हम एक मर्यादा के अधीन काम करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ कुछ एक मूल्य ऐसे है या बॉटम लाइन ऐसी है जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाता। आप इस अलायंस को कैसे देखते हैं? आपने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, 19 में लड़ा, 2024 में अगर ये अलायंस साथ में आता है, आप क्योंकि जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस सब एक साथ लड़ेंगे, तो आप कैसे जीतेंगे अपनी लोकसभा सीट? बल्कि उससे हमें ज़्यादा सुविधा हो जाती है क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। अब मैं आपने बात की तो मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं, ये तो पहले भी साथ थे, नाम अलग था। 2014 में भी उन्होंने इकट्ठे चुनाव लगा और मेरे अपने क्षेत्र में भी सबने एक साथ एक ही कैंडिडेट खड़े किए थे जो उस समय की UPA थी। उसके बाद 2019 में उन्होंने फिर से वही प्रयोग किया, तो नतीजा ये हुआ कि 2014 में हम 65,000 से जीते थे और 2019 में हम 3,58,000 से जीत गए, यानी 6 गुना बढ़ गए। इस बार मार्जिन क्या रह सकता है? और वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मार्जिन थी 47 के बाद। तो कहने का बता, ये तो हर बार ऐसे ही करते, नाम बदलते हैं, हमेशा इकट्ठे ही होते हैं क्योंकि इनमें अपने में इतना कॉन्फिडेंस, मनोबल, आत्मविश्वास नहीं है कि अकेले से लड़ सकें। जी, लेकिन ये जो एक आरोप आपकी सरकार पे लगता है और फारूक अब्दुल्ला भी बार बार कहते हैं कि आप अक़लियतों को डराते हैं, मोदी राज में मुसलमान जो है वो डरा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला का तो ये तक कह रहा है कि बीजेपी डर और नफरत की राजनीति करती है, और क्या वो 24 करोड़ मुसलमान जो इस देश के नागरिक हैं उनको क्या चाइना भेज देगी? देखिए, ये ओपिनियन या ये राय उन व्यक्तियों की हो सकती है जिनका कोई अपना एजेंडा हो। कभी आप उस तबके के, उस वर्ग के आम व्यक्ति से बात करके देखें। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, हम लखनऊ में वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, विश्वविद्यालय में भी एक तरह की, इस तरह की इन्होंने हवा शुरू की कि साहब ये आएंगे तो ये हो जाएगा। जब असेंबली का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इस वर्ग को इस तरह से तंग करेगी, ये जैसा आप कह रहे हैं जी। तो हम वहाँ जा कर के आम बीच में बैठते तो बच्चियों से बात होती जो विश्वविद्यालय की स्टूडेंट्स थी और मुस्लिम समुदाय की। तो हमने कहा भाई साहब, अब किसी न किसी को तो वोट देना है, तो क्या तय करना है? हम ये नहीं कह रहे आप भारतीय जनता पार्टी को दो या समाजवादी को दो या कांग्रेस को, लेकिन देना तो है ही है। मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। तो मैंने कहा हम इस चर्चा को जारी रखेंगे 2-4 दिन, कोई जल्दी नहीं, अभी तो चुनाव में कुछ दिन थे। फिर हम एक बार फिर से जब दूसरी मरतबा गए तो यही बात आई, तो एक बच्ची उठ के बोली कि अगर देना ही है तो फिर ठीक है, भाजपा को ही दे देंगे। तो हमने पूछा क्यों? बोली इसलिए कि कम से कम मम्मी शाम को 5 बजे के बाद मना नहीं करती स्कूटी पे जाने के लिए बाहर। तो जो आम मानस है उस वर्ग का और आम महिलाएं हैं मुस्लिम वर्ग की, उनसे पूछिए, पहली बार किसी ने चिंता की, चाहे वो ट्रिपल तलाक था, चाहे सुरक्षा थी। अब उनके प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं भिन्न हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना। ये व्यू उन लोगों का जो चुनाव की दृष्टि से अपना व्यू बना रहे हैं। लेकिन सनातन को लेके बीते कुछ दिनों में बड़े सारे बयान आए हैं, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वो प्रियांक खड़गे हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सुपुत्र जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो यूपी के अंदर। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें तो बहुत सारे सनातन के विरोध में बयान आए हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? मोटे तौर पर तो शायद उनको समझ ही नहीं आती कि ये फलसफा क्या है, ये पीछे का भाव क्या है सनातन का। लेकिन मैं उस बात में भी ना जाते हुए केवल इतना कहूँगा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते भी या सार्वजनिक जीवन में हमारी जो एक बेसिक हमारा जो मूल्य है वो ये है कि हम संविधान के मर्यादा के भीतर और संविधान की पद्धति के अंतर्गत बात करें।
अब कोई किस धर्म को या किस आस्था या किस विश्वास या किस फेथ को फॉलो कर रहा है, उसका उसके ऊपर टिप्पणी करना या उसका विरोध करना, संविधान में तो इसका कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये तो अपना अपना फेथ है। पहली बात तो ये है कि मोटे तौर पे ये देखा जाए तो मुझे लगता है ये बात वहीं से समाप्त हो जाती है। जो इसको खींचना चाह रहे हैं, सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि उनका अपना एक स्वार्थ है, एक एजेंडा, एक हिडन एजेंडा के तहत वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो भी संविधान का पालन उसी प्रकार करें जिस प्रकार से कि हमारे कार्यकर्ता करते हैं, तो इस प्रकार की बहस अथवा चर्चा की गुंजाइश ही नहीं होगी। जी, मेरा अगला सवाल है कि मणिपुर को लेकर, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में आपका बहुत आना जाना रहता है, मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर बहुत सारे सवाल और जवाब किए गए, सदन में भी किए गए। विपक्ष कहता रहा प्रधानमंत्री चुप हैं, मणिपुर के हालात अभी कैसे हैं? नहीं, आप देखिए दिन प्रतिदिन उसमें फर्क आ रहा है और मुझे लगता है कि चुप भी नहीं है। गृह मंत्री ने इतना विस्तृत वक्तव्य दिया है सदन में, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार के किसी भी मंत्री की ओर से किसी परिस्थिति को लेकर के, विशेषकर पूर्वोत्तर के संदर्भ में, इतना विस्तृत बयान नहीं दिया गया। विपक्ष तो प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहा था। अमित भाई शाह ने एक एक घटना को न केवल उसको समझाया, उसका घटनाक्रम का भी जिक्र किया, उसके पीछे के संदर्भ को भी बयान किया और उसके पीछे के जो जो कड़ी रही श्रृंखला उस घटने की, वो और उसका आने वाले समय में क्या प्रोग्नोसिस होता है, मुझे लगता है इससे बड़ा विस्तृत और बड़ा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया हुआ बयान था वो। पर विपक्ष तो प्रधानमंत्री से ही सुनना चाह रहा था। नहीं, ऐसा है कि ये विपक्ष ने नहीं फैसला करना है। अब मैं चंद्रयान की बहस का मैंने जवाब दिया, तो अब कल को वो कहेंगे नहीं जी हम प्रधानमंत्री को लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सारे काम करने होंगे तो प्रधानमंत्री तो एक टोली की जिम्मेवारी देते हैं ना जी। प्रधानमंत्री मुखिया हैं, प्रधानमंत्री इस टीम इंडिया के या सरकार के मुखिया हैं। अब ये फैसला विपक्ष ने नहीं करना है कि प्रधानमंत्री क्या बोलें क्या नहीं बोले, ये कहाँ बोले। आपने टीम इंडिया की, जब प्रधानमंत्री इतने बहुमत से चुन करके आए हैं तो ये सरकार का और मुखिया का फैसला है। आपने टीम इंडिया की बात करी तो इंडिया या भारत? नहीं, भारत, हम तो भारत भी कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है भारत सुनना तो हम भारत कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो इंडिया और भारत के नाम की राजनीति करना चाह रहे हैं। हमारे लिए तो पहले भी भारत था और अभी पर विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा तो भारत के प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आरोप है। ऐसा नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनकी सोच में वो बात है, वरना भारत तो नाम था ही था। और बल्कि संवैधानिक जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत लंबी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर के कि इंडिया दैट इज भारत लिखना है कि भारत दैट इज इंडिया लिखना है, इस बात पर भी चर्चा हुई थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा कि साहब ये इतनी लंबी चर्चा हो गई ये खत्म ही नहीं होगी। अच्छा, आपने क्या कमाल कर दिया है, पहले चंद्रयान, उसके बाद भारत का आदित्य मिशन लॉन्च हो गया है, अब गगनयान की बात हो रही है। बदला क्या है, बदलाव क्या आया है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बदला ये है कि मोदी जी ने पुरानी जो गुजरे समय की, गुजरे वक्त की बंदिशें थी उनसे वो समाप्त किया। ही हैज ब्रोकन द टैबूज ऑफ द पास्ट। आपको याद होगा जब पहले कोई रॉकेट जाता था तो किसी अखबार के छोटे से एक कॉलम में अंदर 11वें पेज पर छोटी सी खबर आती कि एक रॉकेट लॉन्च हुआ। श्रीहरिकोटा कहाँ है उसकी डेटलाइन होती, किसी को नहीं पता था। आज जब आदित्य की लॉन्चिंग हुई 10,000 लोग वहाँ प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद थे लॉन्चिंग साइट पर, और चंद्रयान की लॉन्चिंग के समय 1,000 मीडिया पर्सन। और वहाँ पर किसी कांग्रेस वाले ने ट्वीट किया कि यही कि क्या नया हुआ, तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा व्हेन डिड यू कम हियर लास्ट, उन्होंने कहा कि आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ये नया हुआ, क्योंकि ये। लेकिन आपने कांग्रेस की बात करी तो जयराम रमेश का जब ट्वीट भी था, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये हमें जनमानस को समझना होगा, क्योंकि इससे ओनरशिप आई। Why every Indian was glued to the television when this launching was happening? क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको ओन किया। तो ओन क्यों किया? क्योंकि आपने श्रीहरिकोटा के किवाड़ खोल डाले, दरवाजे खोल डाले, लोगों को अंदर आने दिया। हजारों की संख्या में बच्चे, जवान, कॉलेज, स्कूलों के बच्चे, मंत्रीगण पंजाब से लेकर के तेलंगाना तक वहां मौजूद थे। और ये वो स्थान था जहां 10 व्यक्ति केवल उस मिशन के टीम के मेंबर बैठकर करते और गोपनीयता के पर्दे में काम करते, ना मालूम क्यों। जब मोदी जी के आगे बात, चंद्रयान को लेकर भी राजनीति हो गई और पंडित नेहरू की देन है ये सब कुछ। आज देखिए 3 ही साल के भीतर के 2020 में नई पॉलिसी आई
जैसे मीडिया ने पॉपुलरली डिस्क्राइब्ड एज अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस। 150 स्टार्टअप हमारे पास जी। इस समय है स्पेस में, और उनमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बन गए। अब आप कह रहे हैं नेहरू जी, अब आपने शायद वो चित्र देखे होंगे सारा भाई के, जब वो अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर लॉन्चिंग व्हीकल उठा के ले जा रहे हैं। जी जी जी। ये था साधनों का अभाव उस समय, ये उस वक्त आलम था। तो वो जो अभाव था, देखिए हमारे पास प्रतिभा भी थी, वैज्ञानिक भी थे, योग्यता भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, और विश्व स्तर के साइंटिफिक माइंड्स, लेकिन अभाव था साधनों का, अनुकूलता का अभाव था। दैट इनेबलिंग मिलियू वाज प्रोवाइडेड बाय मोदी। ये फर्क है उस समय और इस समय का। मेरे पास आखिरी 15 सेकंड बचे वहां हैं पर जी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए स्पेस को खोल दिया गया, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है। पहले वो अभाव था, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे थे, क्योंकि जो मिलियू, जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर पैदा करना है, वो पॉलिसी प्लानर्स के द्वारा होता है जी। या पॉलिटिकल लीडरशिप। वो अभाव मोदी जी ने पूरा किया।